जय हिंद दोस्तों, मैं विकास अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विजार्ड पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सौर मंडल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चन को करते हैं और ये आपको यूजफुल होंगे सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं, विशेषकर यूपी टेट, सी टेट एंड शिक्षक भर्ती परीक्षाएं और यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, तो आदि के लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। दोस्तों याद रखना है, जो गैलीलियो थे इन्होंने दूरबीन की खोज की थी, और जो केपलर थे जो केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो अभी आपको बताया मैंने कि जो गति के नियम थे वो किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। और याद रखना दोस्तों, तो न्यूटन जो थे उन्होंने फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे, जबकि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, और कोपरनिकस ने क्या किया था दोस्तों? सौरमंडल की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है 87, 88, 89 और 90। तो 89 तारामंडल हैं, ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो जो विस्फोटी तारा होता है उसे हम सुपरनोवा भी बोलते हैं। सुपरनोवा क्या होता है? जब किसी तारे की उम्र ख़त्म हो जाती है या सारी उम्र ख़त्म हो जाती है तो एक उसमें विस्फोट होता है जोरदार, तो बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है। बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? विस्फोटी तारा या अभिनव तारा। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना? तो दोस्तों ध्यान रखना है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे की जो परतें हैं उन परतों में से पूछा है जो नीचे का क्रोड है वो किस से बना है। दोस्तों याद रखना है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी की परत है, सीएल, सीमा और निफे, ये 3 परतें होती हैं। तो सबसे नीचे की परत जो है निफे, निकेल और फेरस, फेरस मतलब लौह। तो सबसे जो नीचे परत है उसमें लौह की अधिकता पाई जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया सीएल, सीमा और निफे। तो दूसरी परत का क्या नाम होगा? सीमा। याद रखना दोस्तों। अब इनका मतलब सीएल, जैसे पहली परत सीएल तो सिलिका और एल्यूमिनियम, दूसरे में सीमा तो सिलिका एंड मैग्नीशियम। इस तरह से याद रखना दोस्तों, ये तत्व होते हैं जिनको हमने शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम दे दिया है। निफे मतलब निकिल और फेरस। चलिए आगे देखते हैं। कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हमने पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांट रखा है, तो उसमें जो अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी है तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180 होती है। याद रखना है। देशांतर की संख्या कितनी? तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या 360 होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो भूमध्य रेखा है वो सबसे निकट जो शहर है उसके, वो कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, सिंगापुर सबसे निकटतम शहर है भूमध्य रेखा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शन है चीन, जायरे और भारत। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। जो कर्क रेखा है ये सभी से गुजरती है, क्योंकि कर्क रेखा अगर पूछा जाए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये 180 डिग्री से होकर गुजरती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो जो ग्रीनविच है, जो हमारा जो समय निर्धारण होता है, समय का निर्धारण इंटरनेशनल रूप में जो समय का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच से होता है, जो कि कहाँ पे? लंदन में स्थित है। और लंदन कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। याद रखना दोस्तों। वहाँ से 0 डिग्री से समय की शुरुआत होती है, और लंदन से जो हमारे भारत का समय है 5.5 घंटे आगे है। ध्यान रखना दोस्तों, कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो जब आप एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाते हैं
तो स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर हो जाता है, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे हम पूछ लें कि भारत की देशांतर में स्थिति क्या है, तो हम बताते हैं कि 82.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में भारत स्थित है। और जब पूछें कि ये कितने घंटे आगे है, तो इस 82.5 में अगर हम 4 मिनट का मल्टीपल कर दें, गुणा कर दें, तो हमें पता चलता है कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है दोस्तों, तो इसी समय का निर्धारण होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा था उसका निर्धारण कब हुआ था, 1884 को। याद रखना दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। सरल क्वेश्चन है, सबको पता होना कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है, अवसादी सेलों से भूपृष्ठ का 75% भाग ढका हुआ है। जैसे हिमालय पर्वत एक अवसादी सेल है या अवसादी पर्वत है। ठीक है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखना है, कोयला कहाँ, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और अवसादी चट्टानों को ही हम क्या कहते हैं, परतदार चट्टानें। उनका दूसरा नाम होता है परतदार चट्टानें। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। अब चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान, और नंबर 3 रूपांतरित या कयांतरित चट्टान। ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो जो ग्रेनाइट होता है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। बाकी स्लेट, संगमरमर और स्फटिक ये क्या है, रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है। कायांतरित सेल का मतलब रूपांतरित सेल। तो जो रूपांतरित सेल होती है वो संगमरमर एक रूपांतरित सेल है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 37वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। और साउथ अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। इसको क्या कहते हैं, एंडीज कहते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अगर नंबर 2 में बात करें तो एंडीज के बाद पर्वत श्रृंखला नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। उसका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसार के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे, ये यूएसए का एक द्वीप है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगला देखो क्या कह रहा है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है जो संसार के सबसे ऊंचा ऊंचा स्थित ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे, इक्वाडोर में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में जो मुख्य रूप से स्थिति गैसें हैं, तो उनमें कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78%। और उसमें ऑक्सीजन का परसेंट तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ है ऑक्सीजन का परसेंट। और बाकी जो पॉइंट समथिंग में कुछ 1% में अन्य गैसें आ जाती हैं। दोस्तों याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्गन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। इन्हें हम शून्य वर्ग या 18वें वर्ग के तत्व, अगर साइंस की बात करें, साइंस में अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो अक्रिय गैसें हैं उनको एक अन्य आवर्त सारणी में रखते हैं, अलग रखते हैं, उनको शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि जो सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन है। आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। सरल क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। आगे देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। तो जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प क्या होता है, वायुमंडल में सबसे स्थायी तत्व होता है, ये बनाए रहता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, लोयस पठार स्थित है। तो ये चीन में स्थित है। याद रखना दोस्तों, लोयस पठार कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि 97% वायुमंडल का भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कहने का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत है, ऊपरी परत से जो वायुमंडल है मैक्सिमम 29 किलोमीटर तक आपको 97% वायुमंडल मिल जाएगा। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन का मतलब जैसे ये मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश होती है, जब ये बादल गरजते हैं, तो ये सब घटनाएं किस मंडल में, किस परत में पाई जाती हैं।
तो दोस्तों याद रखना है, जो क्षोभ मंडल होता है वहाँ पे ये मेघ गर्जन की घटनाएं होती हैं। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। आगे समताप मंडल भी इसमें दिया हो, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, याद रखना दोस्तों। और ओजोन परत हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। फिर आ गया वही क्वेश्चन कि सूर्य की तीव्र किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें किरणें अब उनसे हमें कौन सा ओजोन परत बताती है, पता नहीं।